सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, इस विषय के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ये तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। रक्त मतलब खून, और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड मतलब कांच की छोटी सी पतली पट्टी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक दी मतलब दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। मतलब इस पाठ में अनिल की एक छोटी बहन है जिसका नाम है दिव्या। वह शुरू से ही बहुत कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे बहुत थकान महसूस होती है और उसे भूख भी कम लगती है। डॉक्टर ने उसे रक्त की जांच के लिए भेजा। जब वो लोग डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने उसे देखा और डॉक्टर ने कहा कि इसमें रक्त की कमी है, जांच कराकर देखते हैं कि क्या बात है। यह कहकर दिव्या को रक्त की जांच के लिए एक कमरे में भेज दिया गया और अनिल जब वहाँ पर गया तो उसे उसकी पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो डॉक्टर दीदी ने उस अनिल से पूछा कि क्या बात है, कैसे आना हुआ? तब अनिल ने दिव्या के खून की जांच के लिए उन्हें बताया। यह सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और जो स्लाइड है जिस पर हम खून की बूंदें डालकर पता लगाते हैं, उस स्लाइड पर लगा दी और अनिल से कहा कि तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर आवाज़ लगाई और अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया, मतलब अनिल ने कमरे के अंदर एंट्री की। वह अंदर गया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है ऐसा यंत्र जिससे छोटी से छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखाई पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली। तौलिया मतलब जब हम स्नान करने के लिए जो कपड़ा लेकर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तौलिया। अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। जब डॉक्टर दीदी उस सूक्ष्मदर्शी से उस स्लाइड की जांच कर रही थी तब उसने जांच करने के बाद साबुन से हाथ धोए और तौलिए से मतलब छोटे नैपकिन से पोंछते हुए वह अनिल से कहने लगी कि दिव्या को एनीमिया हुआ है। एनीमिया जो है एक छोटी सी बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है। ऐसा कहकर उसने अनिल से कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, अगर दवा लोगे तो यह बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी ने कहा, क्यों नहीं, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अब जब दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया हुआ है तो अनिल पूछने लगा कि दीदी एनीमिया का मतलब क्या है? उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली,
अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। द्रव मतलब पानी के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये है लाल रक्त कण। अब जब अनिल ने दीदी से पूछा कि एनीमिया का क्या मतलब है, तो दीदी ने अनिल से कहा कि सबसे पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने उसे रक्त के बारे में जानकारी देना शुरू किया। दीदी कहने लगी, जो रक्त लाल रंग के होते हैं वो पानी समान दिखते हैं, किंतु अगर हम इस लाल रक्त को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो हमें अलग अलग प्रकार के वह भाग नज़र आते हैं। दीदी आगे कहती है, यह भाग जो तरल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा भाग होता है जो छोटे बड़े उसके कई कण होते हैं, जैसे उसमें लाल रंग होता है, सफ़ेद होता है और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें रंग ही नहीं होता है, उसे प्लेटलेट कण कहते हैं। तो आगे दीदी कहती है कि ये जो कण है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे वह खून वाली स्लाइड रखी और उस पर फोकस करते हुए अनिल को दिखाने लगी कि अनिल, यह देखो, जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इसी कण को हम लाल रक्त कण कहते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। आश्चर्य मतलब हैरानी से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही का मतलब आपको पता होगा बच्चों, एक प्रकार की मिठाई होती है। तो जब उसने देखा, उस स्लाइड में देखा, तो वह बहुत ही हैरान हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि बाप रे, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वह कण उसे ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे छोटी छोटी बालूशाही हो। आपको इस चित्र में भी नज़र आ रहा है, ये लाल रंग के देखो, आपको ये जो कण नज़र आ रहे हैं, ये उस प्लाज्मा में होते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। दीदी कहने लगी कि रक्त में एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। तो बच्चों, हम सोच सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना रक्त होता है। तो सोचो, अगर एक बूंद में अगर ये कण इतने सारे होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, तो हमारे शरीर में तो इतना खून है। तो सोचो कि ये जो लाल रक्त के जो कण है, ये कितने होते होंगे। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। दीदी कहने लगी कि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, वह ऑक्सीजन पूरे शरीर में जो पहुंचाने का काम करता है, वह यह कण ही करता है। और यह कण, अगर हम 1 मिलीमीटर अगर रक्त लेते हैं तो उसमें 40 से 55 लाख कण हमें नज़र आते हैं, और यही कण लाल रक्त करके हमें नज़र आता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। दीदी कहने लगी कि इन कणों का जो जीवन काल होता है वह लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने तक ही ये जीवित रह सकते हैं और फिर धीरे धीरे ये नष्ट होने लगते हैं, मतलब ये मरने लगते हैं।
पर एक साथ ये नष्ट नहीं होते हैं। कभी आज तो कुछ कल तो कुछ अगले दिन, ऐसे करके ये धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अनिल कहने लगा कि दीदी, फिर ये कुछ महीने में तो खत्म हो जाते होंगे। दीदी मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, शरीर में जब ये कण नष्ट हो जाते हैं तो इसकी जगह नए कण तैयार होते हैं और हड्डियों के बीच का जो भाग होता है जिसे हम मज्जा कहते हैं, उस मज्जा में यह जो रक्त कण है ये निर्माण कार्य में लगे होते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अगर हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, लौह युक्त या विटामिन चाहिए तो हमें पौष्टिक आहार लेना होता है। जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये सारे उपयुक्त मात्रा में अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। आगे दीदी कहने लगी कि अगर व्यक्ति अच्छा आहार या उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, अगर वो सही तरीके से खाना नहीं खाता है तो हमारे जो मज्जा का जो कारखाना है, जहाँ पर मज्जा है, उसे आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता और उसका नतीजा यह होता है कि हमारे शरीर में रक्त कण नहीं बन पाते हैं और उसके कारण हमारे शरीर में रक्त कम हो जाता है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अब जब दीदी ने कहा कि हमारे शरीर में संतुलित आहार न होने के कारण रक्त की कमी हो जाती है, उससे ही हमारे शरीर में एनीमिया यह बीमारी उत्पन्न होती है, तो अनिल कहने लगा, क्या हम संतुलित आहार लेने से एनीमिया इस बीमारी से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। जब अनिल ने पूछा तब दीदी ने कहा कि यह तो काफ़ी हद तक सही है कि एनीमिया जो है वो लाल रक्त कण की कमी से ही होता है, पर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में एनीमिया होता है। हमारे देश में सबसे बड़ा कारण जो है वो पौष्टिक आहार की कमी। अगर हमें पौष्टिक आहार ही नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में रक्त है उसकी कमी रहेगी ही। इसके अलावा एक रोग ऐसा भी है जिससे एनीमिया यह बीमारी हो सकती है, वह है पेट में कीड़ों का होना। ये जो कीड़े हैं ये प्रायः किसके कारण होते हैं? तो दीदी कहने लगी, दूषित जल, मतलब कि जो अशुद्ध जल होता है वह पीने से या अशुद्ध खाद्य पदार्थ खाने से ये जो कीड़े हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और इससे बचने के लिए हमें यही ज़रूरी है कि हम पूरी सफाई से बने हुए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और शुद्ध पानी ही पिए। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हम बाहर का जो खाना खाते हैं, है ना, कभी कभी हम बाहर के गाड़ी पर वड़ा पाव खाते हैं, समोसा खाते हैं या कोई भी पदार्थ या जो भी हम खाते हैं, हमें यह देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वह पदार्थ अच्छे हैं
या बुरे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बाहर देखते हैं कि वहाँ बाहर के खुले वातावरण में वह पदार्थ रखे जाते हैं और उस पर धूल मिट्टी के कण बैठे होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो है उस खाद्य पदार्थ पर बैठे होते हैं, और जब वह खाद्य पदार्थ खाते हैं उसी पर बैठे हुए जीव जंतु हमारे पेट में जाते हैं, जिसके कारण एनीमिया यह बीमारी उत्पन्न होती है। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। इसका एक और कारण बताया दीदी ने कि जब हम खाना खाते हैं उसके पहले हमें स्वच्छ हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में भी जीव जंतु फैलते हैं। जब हम अच्छी तरीके से हाथ धोते हैं तभी हमें पानी पीना चाहिए या खाना खाना चाहिए। अनिल से दीदी ने कहा, एक अलग प्रकार के कीड़े भी होते हैं जो जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शौच के लिए हम जब वॉशरूम जाते हैं तो उसके लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, ना कि हमें बाहरी जगह पर खुली जगह पर जाकर शौचालय करें, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते हैं तो जीव जंतु जो है हवा में प्रसरित होते हैं और उसके कारण भी हमें बीमारी हो सकती है। और हमें यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमें कहीं इधर उधर दूसरी जगह पर बिना चप्पल के या बिना इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीजाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब जब दीदी ने सारी बातें अनिल से कही तो अनिल ने कहने लगा कि दीदी, अच्छा हो गया ये सारी बातें आपने हमें बताई। उसने यह भी बताया कि रक्त के जो सफ़ेद कण और बीजाणु है वह भी हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। दीदी ने सफ़ेद कण के बारे में कहा कि ये जो सफ़ेद कण होते हैं हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं। हमारे शरीर में अगर जो रोगाणु पैदा होते हैं उन रोगाणु को भीतर से उसका मुकाबला करके उस रोगाणु को हमारे शरीर से हटाने का काम ये सफ़ेद कण ही करते हैं। और बीजाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है। बीजाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब दीदी ने सफ़ेद कण के बारे में तो बताया, साथ ही बीजाणुओं का क्या काम है वह भी बताया। दीदी आगे कहती है, बीजाणुओं का काम क्या है कि जब हमें कोई चोट लगती है और चोट लगने के बाद जब हमारे शरीर से खून बहता है तो उस क्रिया में ये रक्त के तरल भाग मतलब प्लाज्मा जो है यह विशेष प्रकार से वह मदद करता है। रक्तवाहिका जब कटी फटी दीवार में मकड़ी के जैसे मकड़ी जिस तरीके से जाला बनाती है उसी तरीके से यह जो रक्तवाहिका है यह एक जाला बनाती है जिसमें बीजाणु उस जाले में चिपक जाते हैं और उसमें दरार बूंद जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ,
ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमें बहुत ज़ोर की चोट लगती है, कभी कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी हम ऊंचाई से गिर जाते हैं, तो हमें इतने ज़ोर की चोट लगती है कि हमारा जो खून है वो हमारा बहता ही जाता है। उस समय हम उस खून को नहीं रोक पाते। तब दीदी कहती है कि ऐसे समय हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को बुला लेना चाहिए या हमें खुद होकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने कहा कि जब हमें बहुत ज़ोर की चोट लगती है तब हमारा बहुत रक्तस्राव होता है। ऐसे समय हमें डॉक्टर के पास जाने में समय भी लग सकता है। तब हमें क्या करना चाहिए, उस रक्तस्राव को रोकने के लिए उस जख्म के ऊपर हमें कोई पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे वह रक्तस्राव कम हो जाता है। कभी कभी हमारी ऐसी भी स्थिति निर्माण होती है कि हमारे शरीर से बहुत खून बहता है, जिसके कारण हमारे शरीर में खून कम हो जाता है और फिर हमें रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जब दीदी ने कहा कि हमें रक्त ज़्यादा बहने पर हमें रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तब अनिल ने कहा कि दीदी, किसी भी व्यक्ति का खून हमारे शरीर में हम डाल सकते हैं? दीदी ने कहा, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। रक्त जो है उसे 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। हम कहते हैं ना कि आपका जैसे आपको कोई पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है ना। हम जब बॉर्न होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो हमारे जन्म पत्रिका में हमारा रक्तगट लिखा होता है। तो हर किसी को जब रक्त चाहिए होता है तो वह उस व्यक्ति का रक्त जांच करता है, और उस रक्त समूह की जांच करने के बाद अगर उसका रक्त समूह हमारे रक्त समूह से जब मैच करता है, तब हम उसका रक्त समूह हमारे इसमें ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक मतलब जहाँ पर खून रखे जाते हो, जहाँ पर ब्लड स्टोर किए जाते हैं, उसे ब्लड बैंक कहते हैं। दीदी कहती है कि जब हमें रक्त नहीं मिलते हैं तब हमें ब्लड बैंक में जाकर रक्त लेने पड़ते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। दीदी आगे कहती है कि हर बड़े बड़े अस्पतालों में हर तरह के रक्त बैंक होते हैं, मतलब रक्त रखने की व्यवस्था की जाती है, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह सही वक्त पर तैयार रखे जाते हैं और हमें जब परिस्थिति आती है तब हम वहां से रक्त ले सकते हैं। इसीलिए हमें सही समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अगर हमें रक्त करना हो तो सबसे पहले तो हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है और फिर उसके बीच हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचा जाता है, उसकी जांच की जाती है कि हम रक्तदान देने के काबिल है या नहीं। कमज़ोर व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता, इसीलिए रक्त देते समय हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी सोचा जाता है। पहले हमारे शरीर की जांच की जाती है और उसके बाद हम रक्त दे सकते हैं। रक्तदान जब करना होता है उसके लिए हमारी जो आयु है वह 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि
कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। एक समय में हम 300 मिलीलीटर रक्त ही दे सकते हैं। अगर मानो आज मैं रक्तदान करने जा रही हूँ तो मेरे शरीर से 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाएगा। यह समझ बहुत गलत है कि रक्त देने के बाद हमारे शरीर में कमजोरी पैदा होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर में कम से कम 5 लीटर खून होता है। अगर हम उसमें से 300 मिलीलीटर भी अगर हम रक्त देते हैं तो हम किसी को जीवन दान दे रहे हैं, तो इसमें हम किसी की मदद कर रहे हैं, ऐसा दीदी कहती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल कहता है। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल कहने लगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, और ऐसा कहकर दीदी उसे शाबाशी देने लगी। और इस तरीके से इस पाठ में रक्त और हमारा शरीर, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यहीं पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इसके आगे के भाग में हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।